Okay, today we are going to discuss All Quiet on the Western Front, right? Which is a 2022 German movie. It's an anti-war film एंड इसके पीछे जो डिस्कशन मैंने किया है मेरे फ्रेंड के साथ प्रणव के साथ वो काफ़ी डीप डिस्कशन हुआ था. हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी. वी टॉक्ड अबाउट नेशनलिज्म, वी टॉक्ड अबाउट द लीडर्स ऑफ स्टेट्स, उनका क्या रोल होता है इस चीज़ में, हाउ द मूवी शोज़ द पेन ऑफ द सोल्जर्स. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी. एंड प्रणव, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं एंड वी ग्रू अप टुगेदर, वी डिड आवर स्कूलिंग टुगेदर. नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ चिप डिज़ाइनर एंड इन अ बिग कंपनी. सो उसके थॉट्स काफ़ी, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे सुनने के लिए. द डिस्कशन वॉज रियली फ्रूटफुल एंड आई होप यू गाइज एन्जॉय लिसनिंग टू द डिस्कशन एज मच एज आई एन्जॉय डूइंग द डिस्कशन. सो लेट्स बिगिन. आई एम Ronnie and you are watching Abstract Thoughts. All Quiet on the Western Front. भाई ये एक्चुअली बुक है जो किसी जर्मन वेटरन ने लिखी थी बहुत पहले, मतलब जब भी लिखी थी. मुझे एग्जैक्ट उसका ईयर नहीं पता है, बट उस बुक के बेसिस पे बहुत बार इसके वो बने हुए हैं, मतलब इटरेशंस बने हुए हैं, बट कोई भी जर्मन में नहीं बना. हाँ, ये थर्ड इटरेशन है एंड फर्स्ट जर्मन फिल्म. ओके, जर्मन पहले तो अडैप्टेशन इंग्लिश में थे. हाँ, इंग्लिश में. अमेरिका और ब्रिटेन में बना है शायद, या दोनों ही अमेरिका में बने, ऐसा कुछ है. ये पहली बार जर्मन्स ने जर्मन क्रू के साथ एक जर्मन स्टोरी, मतलब ये वाली जर्मन स्टोरी बोली है वैसे करके. तो तू, और इसका एसेंस ही डिफरेंट है बिकॉज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट द जर्मनी हैड गोइंग थ्रू ऑल द मेजर टू वर्ल्ड वॉर and being in the epitome center of it, तो वो essence जो एक जर्मन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा. बिकॉज अभी तक की जो भी मूवीज मैंने देखी ना, स्पेशली भले वो एंटी वॉर हो, बट अमेरिकन मेड और व्हाटएवर, दे ऑलवेज ग्लोरीफाई वॉर. दिस इज द फर्स्ट मूवी ना दैट एक्चुअली क्रीप्स ऑन यू, मैन मेक्स यू अनकंफर्टेबल. जो कि एक्चुअल वॉर है, इट इज सपोज टू मेक यू अनकंफर्टेबल. आपको वो बॉर्डर या वो गदर जैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आप देख के सोचो कि यार बस कुछ हो जाए एंड देन अब मैं जा रहा हूँ बैटल फील्ड पे. The movie should be like which is actually on a war at this scale. Should make you piss your pants. And this movie does the job. does the job. Actually anti-war movies बोलते हैं ना. So ये actually anti-war movie है. इसको देख के फटती है. आप देख रहे हो कहीं कहीं पॉइंट्स पे, लाइक मैं कुछ पॉइंट्स पे मेरे आंखों में ऐसे गला नहीं भरता है, वो हो जाता है. टीयर्स आ गए थे कहीं कहीं पे. तो वो होता है. ये सब चीज़ें तो ठीक है यार, बट फिल्म का जो टेक्निकल एस्पेक्ट बोलते हैं ना, कि कैमरा वर्क कैसा है, एडिटिंग कैसी है, साउंड डिज़ाइन, वो सब कैसा है, तो वो चीज़ इम्पेकेबल है. इम्पेकेबल, लाइक कोई उसमें तुम गलती नहीं निकाल सकते. और जर्मन्स बना रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब वो कुछ छोड़ते नहीं है वैसे भी जर्मन गाइस. मैंने इसका ब्रीफली एक वीडियो भी देखा था, द मेकिंग ऑफ इट, एंड उन्होंने एक अबैंडन्ड पड़ी एयरफील्ड को यूज किया एंड इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 20 सॉकर फील्ड्स के बराबर स्पेस है. एंड दे मेड ट्रेंचेस, और ट्रेंचेस उन्होंने थोड़े एडिट किए हैं, ऑल्दो इतने वाइड नहीं होते थे. उसमें काफी कमेंट्स आए थे लोगों के फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस इज नॉट द रियल डिपिक्शन या ये वो. बट इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए. मतलब एक तो जब वो मूवी शूट हो रही है तो हैव टू इमेजिन कि उसमें एक्चुअली कैमरा भी जाना है. तो वो रियल ट्रेंचेस थोड़े वाइड बनाए गए हैं डेलिबरेटली कि वहां पे आप जो है रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो पाए. अदरवाइज हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखो तो वो काफी थिन हुआ करते थे. एंड दे वर ऑलमोस्ट ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कि अगर मान लीजिए कभी कुछ ग्रेनेड या कुछ ऐसा होता भी है तो मिनिमम कैजुअलिटीज हो, एडजेसेंट उसमें जो है सोल्जर वो हिट ना हो. ये सारे एस्पेक्ट थोड़े से थे. बट आई थिंक जब आप अडेप्टेशन बनाते हो मूवी का तो आप एग्जैक्ट वो नहीं रख सकते, बट ये है कि क्लोजेस्ट रख सकते हो. And they have done a beautiful job in it. Especially the POV, I would say, the point of views जितने भी थे. तरीके से मूवी contradicting behaviors show करती है, क्योंकि हर इंसान के लिए आई थिंक जैसे आज भी गलत हो रहा है, like at the point जब ये डिस्कस कर रहे हैं something somewhere is wrong happening in the world, जो हमें कल न्यूज़ में पता चलेगा, and we'll take the news of the day and we'll throw it away. But to them इट इज समथिंग वेरी रियल, तो उसका अडेप्टेशन थोड़ा चेंज होगा ही. हाँ, नहीं, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री ना. बेस्ट जॉब. हाँ, वही, मतलब एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, दिस इज अ फिल्म, राइट. दिस इज अ फिक्शन फिल्म, मतलब बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. तो वो एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो
जितना उनको बेस्ट तरीका लगता है उस तरीके से वो बोल रहे हैं। उनको एंटी वॉर मूवी बनानी थी, एंटी वॉर फिल्म जो उन्होंने बनाई है। अभी उसमें ट्रेंच बड़ा छोटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अल्टीमेटली व्यूअर को फीलिंग आ रही है वो फिल्म देख के कि वॉर गलत है, वो आ रही है ना, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द फिल्म, एंड द फिल्म सक्सेसफुली अचीव्स दैट। सो वो चीज़ है। कैमरा वर्क में व्हाट वर यू मेंशनिंग, मतलब द अमेजिंग, जैसे कि मुझे दिखता है कि एक टाइम पे बहुत ही केओस चल रहा है सीन में, एकदम से एक रश है, देयर इज लॉट ऑफ ब्लड शेड एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, एंड सडनली वो स्विच हो जाता है टू अ सीन वेयर द डेलीगेट्स आर देयर एंड देयर इज अ कामनेस इन द सीन। तो एक तो ये जो डायरेक्शन है ये बहुत ब्यूटीफुल है कि आपको पता चल रहा है कि अगर आप दोनों लोगों से पूछो तो सोल्जर और वो डेलीगेट दोनों अपने आप को नेशनलिस्ट बुलाएंगे, डूइंग समथिंग या फॉर देयर नेशन, फॉर द फादरलैंड, बट दोनों के डे टू डे लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। एक फाइन डाइनिंग एंजॉय कर रहा है और दूसरे को ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है। एक तो ये है जो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है मूवी का कैमरा वर्क। दूसरा जो कैमरा वर्क, आई थिंक यू कैन टेल बेटर कि उसमें क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे कोई भी मूवी शूट करना जहां पे कि एवरी नुआंस मैटर कर रहा है, एंड अगर कुछ गलत होता है तो आई डोंट नो व्हाट्स द उसको रीटेक करने के उसमें क्या एफर्ट जाते होंगे। मे बी यू कैन शेयर की। नहीं यार, रीटेक वगैरह देखा आजकल तो वो इजी हो गया है, क्योंकि हम फिल्म पे शूट नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल पे शूट करते हैं। और दिस फिल्म ऑल्सो आई डोंट थिंक इट वाज शॉट ऑन IMAX और समथिंग। IMAX फिल्म है बेसिक, फिल्म पे शूट होता है। IMAX जो बड़ा कैमरा है ना, फिल्म होता है। बट ये वाली फिल्म शायद डिजिटल पे शूट हुई है। तो बहुत एक्चुअली इसकी मेकिंग में काफी जार्गन्स यूज किए थे उन्होंने, एंड आई कैन सी देयर इज अ होल 6 व्हीलर कोई ऐसे मोटर रोबोटिक स्ट्रक्चर है व्हिच इज लाइक शूटिंग, एंड उसमें आई डोंट नो भी आते होंगे, बट वो स्टेबल रहता है, उसमें स्टेबल रहता है। जितने लोग हैं उसमें जो कास्टिंग कर रहे हैं, अराउंड 20 हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना एक सीन के। हाँ नहीं, तो इस स्केल की मूवी को जब बनाते हैं ना, तो उनके पास ऑब्वियसली बजट होता है। जितने भी चीज़ें तुमको अवॉइड करनी है ना, कोई भी गलती अवॉइड करनी है, तो वो कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बजट होता है। तो वो प्लानिंग जो होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि वो कुछ गलत होता ही नहीं है। उनको जो शॉट लेना है, अगर उनको दोबारा से लेना है तो वो ले सकता है। अभी हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे बहुत बड़ा टाइटैनिक शिप बना दिया है, उसमें तुमने बम लगा दिया, उसको फोड़ना है, ठीक है, उस टाइप का शॉट फिर मतलब आप एक ही बार ले सकते हो। जैसे वो टेनेट मूवी है, टेनेट मूवी में प्लेन उसमें डाल देता है, वो शॉट एक ही बार ले सकते हो आप। तो अगर वो आप शॉट ले रहे हो, वो सीन बना रहे हो, तो आप उस सीन में जितने एंगल्स चाहिए ना, उतने, अगर 10 एंगल चाहिए तो 10 कैमरा लगाओगे, क्योंकि आपके पास बजट है उतना। और वो 10 कैमरा एक साथ रोल होंगे, वो शॉट वो सी क्या बोलते हैं, जो चीज़ है वो एक बार होगी, और सारे जितने भी शॉट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो दैट वे होता है। तो टेक्निकली कोई इशू नहीं है। और कैमरा वर्क की जो मैं बात बोल रहा था ना, टेक्निकली वो बहुत ब्यूटीफुल है। सिनेमाटोग्राफी जो बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो। अगर मैं प्योर एस्थेटिक्स की बात करूँ, मैं उसके कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एस्थेटिक्स। तुम फिल्म के किसी भी पार्ट को निकाल के उसको पॉज करो, उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको देखो, वो उसका फ्रेम करके आप टांग सकते हो। बिल्कुल, इतना ब्यूटीफुल है वो। ये तुमने पॉइंट निकाले, ये तो लेट्स लाइक डिस्कस दिस सिनेमेटोग्राफी पार्टी। मतलब व्हाट इज विद दैट हॉरिजॉन्टल शॉट्स, मतलब ये जो वॉलपेपर वाली बात की, ये सच में है मूवी में कि आप किसी भी शॉट पे ले लो, देयर इज अ कैमरा बिहाइंड अ सोल्जर, है ना, जहां पे ही आप उसका अपर टॉर्सो देख सकते हैं, देयर इज अ बैटलफील्ड अप अहेड, एकदम प्रॉपर वॉलपेपर बन जाएगा इसका। देयर आर सीन्स व्हेन देयर इज अ ट्रक मूवमेंट, देयर इज अ एक वो लेडी है जो कि यूज्ड यूनिफॉर्म्स of martyred soldiers के लेके जा रही है towards laundry, और वो still camera है and the movement is horizontal. ट्रक में जो cavalry movement है that is horizontal. Individuals जब कभी troops निकल रहे हैं, so what is this horizontal? What is it with that? मतलब वो scale दिखाना चाह रहे हैं मूवी का, या फिर एक ये होता है ना, just in depth आपको immerse करवा देना उस scene में. You are actually there observing something from like behind a pillar or from a distance, तो आपका कैसा दिखेगा। and the drum beats second part, मतलब जितनी
सरप्राइजिंग वो मूवी सोल्जर्स के लिए है कि आप अपने ट्रेंचेस में बैठे हैं, एक मोमेंट पे आपको बोला जस्ट मूव आउट एंड देयर इज अ ग्रेनेड ब्लास्ट, द सेम थिंग, सेम सरप्राइज इट टेक्स बाय द ड्रम बीट्स फॉर द ऑडियंस। हाँ आप उसमें नोटिस करोगे ड्रम बीट्स बहुत शार्प है। हाँ हाँ, ड्रम मतलब बीट्स ऐसे नहीं कि या फिर जो ड्रम बीट्स आते हैं, या फिर उसकी बात कर रहा हूँ ब्रैम साउंड जो होता है, ब्रैम साउंड ये वाला जो साउंड आता है। एंड इट इज फॉलोड बाय ड्रम बीट्स इफ यू ओके, नोटिस, उतना मुझे याद एकदम नहीं शार्प है, कुछ है। सीन ओके, चेंज होता है एंड दिस वेरी शार्प एंड आपको लगेगा कि यार ये कैसे आया, सो लाइक टेकिंग यू बाय सरप्राइज। वो मुझे लगता है डेलिबरेटली किया गया है कि जब आप देख रहे हो तो वो जो साउंड है इतना शार्प है, लाइक अ ग्रेनेड ब्लास्ट, कि इट टेक्स यू बाय सरप्राइज एंड आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप अगर लेट्स से मूवी देखते देखते कहीं डाइग्रेस हो गए हो या उसमें ही हो और बहुत आप इमर्स हो गए हो सीन में, अगर सीन चेंज होता है एंड टेक्स यू बाय सरप्राइज। ये सिनेमेटोग्राफिकल ये वाली इवेंट्स की मैं मतलब व्हाट डू यू थिंक? ये यार ये जो चीज़ है, वो जो तू बोल रहा है ना कि वो एकदम से ड्रम बीट आता है एंड यू गेट जर्क्ड अराउंड, मतलब एकदम से झटका लगता है, सो आई थिंक उसका रीज़न वही होगा, डायरेक्टर का इंटेंट होगा वो, he wanted the audience to feel like what the actual soldier is feeling. Now obviously मतलब हम अब इतने बड़े थिएटर में बैठ के अपने घर में बैठ के टीवी के सामने वो नहीं फील कर सकते, बट जितना क्लोजली हम जा सकते हैं उसके, उतना डायरेक्टर हमको ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो एक रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। हर चीज़ में यार, जब भी आप स्टोरी बता रहे हो ना, स्पेशली विजुअल फॉर्म में, फिल्म फॉर्म में, जहाँ पे आपके पास टाइम है स्टोरी बताने के लिए, राइट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेंटिंग में टाइम नहीं होती, फोटोग्राफी में टाइम नहीं होता है, फिल्म में एक लग्जरी है टाइम की। जब आपके पास टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। और फिर सिर्फ टाइम की बात नहीं है यार, लाइक एक के बाद एक तुम अलग अलग सीन्स दिखा सकते हो, एडिट कर सकते हो, साउंड कर सकते हो, तो जितना बेस्ट तरीके से बता रहे हो, सो आई थिंक डायरेक्टर का ये तरीका है कि ऑडियंस को कैसे वो इमर्स करता है। मुझे एक चीज़ बोलनी थी इस फिल्म के बारे में, कि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो जो लड़के रहते हैं पॉल बॉमर और उसके जो दोस्त हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं वो जाने के लिए। वाई इज़ दैट? दैट इज़ बिकॉज प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि वॉर में ग्लोरी मिलती है और तुम जाओगे तुमको इज्जत मिलेगी, जो भी है। पर वो जब वहाँ पे जाते हैं, वो पैरेलल में चलती है दो स्टोरीज, वो कपड़ों की जो तू बोल रहा था अभी, वो राइट, वो मरे हुए सोल्जर्स के कपड़े होते हैं जिनको धो के अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके बढ़िया एकदम, इनको जो नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं उनको दे देता है। सो फिल्म की स्टार्टिंग में जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है ना, शुरू में ही बोल दिया कि दिस इज़ पॉइंटलेस, ये मरे हुए सोल्जर का कपड़ा ये जिंदा आदमी इंसान पहनने वाला है, अभी ये भी मरेगा। सो वो फिल्म की स्टार्टिंग ही वैसे हो जाती है। सो वो शुरू कहीं ना कहीं, हाँ, शुरू से ही वो फिल्म एंटी वॉर है, लाइक फर्स्ट फ्रेम से। बिल्कुल। एंड देखो, हम वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, द क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड ऑफ अ वॉर इज फ्रॉम द कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। तो मतलब हम तो वही खेले हैं और वो बहुत अच्छा भी था। आज तक उसकी मेमोरीज मुझे याद है। इट हैज द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, एग्जैक्ट हिस्टोरिकल लोकेशंस, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, एंड आप उसमें करते हो तो स्क्रीन स्लो हो जाती है एंड एवरीथिंग। बट आज तक उस गेम के बारे में, अपार्ट फ्रॉम द गेम प्ले, जो सेकंड चीज मुझे याद रह गई है वो व्हेन यू गॉट वेस्टेड इन द गेम, जब आप उसमें मर जाते थे तो कोट्स आते थे उसमें बीच में। बाय द टाइम यू आर रिवाइविंग, या गेम वापस रीस्टार्ट होता है, वेयर यू हैव सेव्ड, वॉर कोट्स होते थे बाय वॉर वेटरन्स या कोई भी जनरल या वैसा। So one such quote that I still remember and is very relevant to this movie is by Larry Reeves. वो बोलते हैं कि anyone who truly wants to go to war has truly never been to a war before. तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है पॉल और उसके फ्रेंड्स के बारे में, क्योंकि जब तक वो कभी भी वॉर में नहीं गए हैं बच्चे, तो हमसे अभी जो हम एज, हमसे 12 साल 10 साल छोटे ही थे तब, और अगर हम भी ऐसे होते हैं एंड हमारे ओल्ड मैन सोसाइटी के हमें ऐसे अगर बूस्ट करते विद दिस जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म आइडिया कि देयर इज सम प्राइड इन दिस एंड पीपल डाइंग जस्ट टू गेन फ्यू यार्ड्स ऑफ लैंड, और जब आप एक्चुअल कैजुअलिटीज देखो कि एट व्हाट कॉस्ट वो लैंड आया है, तो आपको बिल्कुल कोई भी वॉरफेयर आप उठा लो, आप कोई भी इवेंट ऐसा उठा लो जहां पे कि मार्टिरडोम हुआ है या सैक्रिफाइस हुआ है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ ग्लोरी और प्राइड, वो तो दुनिया के लिए है, बट द
वंस जो सैक्रिफाइस हुए या जो उसके लव्ड वंस है, आप उससे पूछो तो इट्स ऑल फ्यूटाइल, इट्स ऑल फ्यूटाइल, या सेंसलेस। ये बात बिल्कुल सही है कि ये चीज ग्लोरीफाई सिर्फ वही कर सकता है जो वॉर में नहीं जो गया। वॉर में नहीं गए हैं, हाँ। और फिल्म में अच्छे से कैप्चर भी करती है ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, राइट। अल्टीमेटली वो सब मर जाते हैं। और हाँ। वो इसीलिए मरते हैं क्योंकि वो कोई ऊपर बैठा हुआ है, उसने डिसीजन ले लिया, उसके पास अथॉरिटी है। एक बहुत अच्छा इसमें सीन है जब वो नेगोशिएशन में ट्रेन में बैठे होते हैं, तो वो जो फ्रेंच साइड वाला होता है वो अंदर जाता है, अपना वो पेस्ट्री होती है उसकी पेस्ट्री उसके वो देता है, बोलता है ये फ्रेश नहीं लग रहा है। When was this baked? हाँ, when was this baked? So वो that is कंसर्न है उसके लिए ऑनगोइंग वॉर कंसर्न में। है उसके लिए, हाँ। वही क्रेजी। आप ये जैसे फ्रेंच साइड की तुमने बात की, सेम अगर हम जर्मन काउंटर पार्ट की बात करें, सो यू सी देयर कि मुझे एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा था कि जब लास्ट में पॉल जो मेन प्रोटोगनिस्ट मुझे लगता है कि मूवी का है, वो मर जाता है एंड उसमें वो टाइम पूछते हैं, व्हाट टाइम इज इट, 11 o'clock ऑफ 11th November, एंड वो जो भी है सीज फायर हो जाता है एंड जस्ट उसी टाइम पे ही डाइज। एंड वो आपको इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है एज अ ऑडियंस कि यार ये तो बच जाना चाहिए था, बट एक्चुअली वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो अगेन वही पॉइंट करने के लिए है कि द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर, बिकॉज जर्मन जनरल जो कि एक बंदा है हु हैज जिसके अंडर पॉल और ये पूरी बटालियन रहती है, who's always on the front, he hasn't played soldier enough because he has too much pride and to prove in his family line, because his father had fought 3 battles with Bismarck and he wants to prove the point. So even after signing armistice, he sends hundreds of troops of young boys into battle to satisfy his greed of not being man enough, not being proud enough. Ki how could this be possible that this part of Germany that was acquired by us was now with France, it belongs to us, और armistice sign हो चुके, it doesn't make sense. नहीं, पर वो वही तो है, जो लोग जिनके पास पावर होता है ना, ये मैंने एक पहले डिस्कशन में भी बोला था कि कोई भी हो ऑफिस के बाहर का, सरकारी ऑफिस के बाहर का जो चपरासी है, नो रिस्पेक्ट टू चपरासीज, बट उसको जब पावर मिलता है वो आपको अंदर नहीं जाने देगा, उसका जब मन करेगा तभी वो आपको अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए, जो भी IAS जो भी बैठे उससे मिलने के लिए। अपने स्कूल में यार कैंपियन में वो कहाँ जाने थे, प्रिंसिपल वाले मिलने जाने देता था हमको। बट यार ये ना देखो इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर है कहीं ना कहीं, जो इससे सीख गया सो सीख गया, बट वो अकेला जनरल नहीं था। मतलब जस्ट टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट फर्दर, बैंड ऑफ ब्रदर्स अगर आपने देखा हो तो उसमें भी एक जनरल रहता है जर्मन साइड का, एंड आई थिंक इट इज द सेकंड लास्ट और द लास्ट एपिसोड ऑफ दैट मिनी सीरीज, एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट स्पीच दैट आई हैव एवर हर्ड। और उस जर्मन जनरल में और इस मूवी के जर्मन जनरल में जो मुझे डिफरेंस लगता है वो ये कि दोनों सेम ऑथोरिटी पे हैं, दोनों ने ब्रूटैलिटीज ऑफ वॉर देखी, दोनों ने कैजुअलिटीज देखी, दोनों ने आर्मिस्टीज और वो वाला पार्ट देखा। एक ने ऑल द वर्ल्ड वॉर 1 में देखा, बैंड ऑफ ब्रदर्स इज फ्रेम वर्ल्ड वॉर 2, बट ही हैड द ऑनर इन इवन एक्सेप्टिंग द डिफीट, एंड ऑफ कोर्स दिस ऑनर इन दैट आल्सो। और वो जो स्पीच देता है वो जर्मन में देता है, एंड देन जो बैंड ऑफ ब्रदर्स में वो रहता है बंदा, ही आस्क वन ऑफ हिज असिस्टेंट टू कन्वर्ट इट टू इंग्लिश, और वो बहुत ही प्यारा सीन है। और उसमें वो यही बोलता है कि सोल्जर्स, यू हैव फॉट वेल, यू हैव फॉट हार्ड, एंड you have found a sense of brotherhood which nobody finds anywhere. It is only shared by the soldiers who share the foxholes during the winters, during the hardships, and you have fought with your heart and soul, and you deserve happy and long lives, and I wish you all the best, and I am proud enough to have served you as a general. So वो भी एक जनरल है, वो भी वहाँ पे हारा ही है, बट वो हार एक्सेप्ट करने में ऑनर है, because they fought hard, और यार one of them won, another one lost. वो होता है, इट्स वॉर, कोई तो जीता। और यार एक जगह से अगर देखा जाए तो हारे तो दोनों ही, मतलब अमेरिकन भी जीत के इतना खुश नहीं थे, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सिविलियंस के लिए या दुनिया के लिए देयर इज अ पॉइंट, बट आप अगर सोल्जर्स को देखो बाद में, ऑल ऑफ देम सफर्ड विद PTSD, none of them ever wanted that war. अगर वो लोग कभी किसी और सिनेरियो में मिले होते, किसी बार में, तो an European and an American guy would have been the friend for life. But वो warfare में मिले and they just had to kill them. Kill each other, yeah. Kill each other. तो वो मुझे लगता है बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर है, जो कि पावर वाला, जो कि
बहुत ही यार, मतलब इट्स अ दो धारी तलवार नहीं कहते, ट्विन साइडेड स्वॉर्ड। वो अगर अच्छे से चलानी आ गई तो इट्स वेरी यूजफुल, नहीं तो वो नहीं तो इट्स अ खुद को ही सेल्फ काट डेफिनिटिंग। लेती है। हम्म, हम पॉल का कह रहे थे, एक तो दे वर लाइक वेरी एंथुसियास्टिक व्हेन बिफोर गोइंग टू वॉर, मतलब ये भी कॉन्ट्रडिक्टिंग बिहेवियर्स में से ही है मूवी के, जैसे कोई मतलब टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक जगह वो दिखाते हैं कि वॉरफेयर है, ब्लडशेड है, फिर एकदम से स्विच हो जाता है सीन फाइन डाइनिंग में, डेलीगेट्स आर एंजॉयिंग, टेकिंग देयर टाइम, डिसाइड कर रहे हैं चीजें, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि जो मतलब आई डोंट नो शुड वी डिस्कस द मड सीन, बिकॉज वो अपने आप में बहुत ही डीप है, बट मुझे ऐसा लगता है जब वो गिरता है ना कीचड़ में, उसका आधा फेस कीचड़ में ही रह जाता है, हाफ क्लीन रह जाता है। आई थिंक दैट आल्सो रिप्रेजेंट समवेयर द टू साइड्स ऑफ अ ड्यूअलिटी ऑफ, सेम इंडिविजुअल, ऑफ अ सेम कॉइन, कि जो एक तरफ बहुत ईगर था मारने के लिए, बट जब क्लोज कॉम्बैट में किसी को मारने को आता है तो तो वो सर, हालत होती है। हाँ मतलब ब्रो, हम रियल लाइफ में भी अगर कोई वो जा रहा होता है जनाजा, तो फीलिंग आती है ना यार। अब बिल्कुल। जस्ट इमेजिन यू आर एक्चुअली किलिंग अ पर्सन एंड टेकिंग हिज और हर लाइफ, सो वो किस तरीके का ट्रॉमा होगा, वो अलग चीज़ है वो। और वो वॉर में इट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वही चीज़ है, लाइक यू आर किलिंग और गेटिंग किल्ड। बट एक और नुआंस है, जैसे आप देखो तो स्टार्टिंग में ही ना वो ट्रेंच में से बाहर देखता है और उसको कुछ आवाज आ रही होती है, सो ही थिंक्स कि कोई मूवमेंट कर रहा है कोई सोल्जर, पॉल ही थिंक्स, एंड उसके साथ एल्बर्ट होता है शायद उसके साइड में, and वो बाहर आ जाता है एंड वो बहुत ईगर है। और उसका एल्बर्ट जो फ्रेंड रहता है वो भी उसको देखता है, फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल, एंड दे आर बोथ लाइक हैप्पी। हैप्पी। वो शूट करता भी है, बट आई थिंक वो कुछ रैट होता है या समथिंग एल्स, और उस तरफ से वो मजल फायर देख लेते हैं, तो उधर से एक बुलेट शॉट फायर होता है जिसके हेलमेट पर लगता है। ईगर तो वो वहां पे भी है मारने के लिए, उसको पता है कि मैं गन से मारूंगा तो इट्स कोई मरेगा ही, बट मड सीन में जब वो मारता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। आई थिंक उसमें भी ये चीज है कि एक बुलेट किल ना आपको फील नहीं देता, यू जस्ट फायर्ड अ शॉट और एक डिस्टेंस पे कोई मर गया, बट क्लोज कॉम्बैट में हाथों से जब वो ब्लेड लेके करता है सैक्रिफाइस, एंड देन तब तक वो काफी कुछ देख भी चुका होता है। आई थिंक ही उस हैड टाइम तक ऑलरेडी उसके दोस्त मर जाते हैं ना, 2-3 दोस्त उसके मर जाते हैं, तो उसको वो जो दर्द होता है वो पता होता है, पता उसका होता है, बेस्ट फ्रेंड मर गया है, सो राइट। दैट्स अ बिग डील फॉर एनीबॉडी नो। 18 months और सो, मतलब 1.5 साल, उसे 1.5-2 साल हो गए इनटू द वॉर, ही अ यंग किड ऑफ 20 years ऑफ एज, अब उसके बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। हाँ, कमिंग ऑफ एज मूवी बोल सकते हैं इसको, कमिंग ऑफ एज एंड देन डाइंग A very bad at a very bad time coming of age, बट पर ये सब अ, वैसे रहते हैं जैसे एक सीन रहता है ना, व्हेन दे आर पीलिंग पोटैटोज एंड एवरीथिंग एंड ड्रीम अबाउट व्हेन द वॉर इज ओवर, तो सब डिस्कस करते हैं क्या करोगे क्या करोगे, तो एक सॉर्ट ऑफ अ डिस्कनेक्ट रहता है उनमें, एज इफ दे हैव नाउ बिकम एलियनेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ, व्हाट दे वर बिफोर द वॉर। How would they now see their parents? How would they now, when their mothers would care for them, तो वो कैसे behave करेंगे? मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें strangers मान रहे हैं, and now they have found a bond within this group, और वो यहाँ हैप्पी हैं। बट जैसे ही वो पीस वाले टाइम की बात सोचते हैं तो मे बी एक वो उदास क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। वो थोड़े अपसेट होते हैं मे बी इसलिए कि हम वो सब अलग हो जाएंगे, बट मुझे लगता नहीं अलग हो गए क्यों, तो उसमें दुखी क्यों होना। बट यार वो साइकोलॉजिकल, लाइक ह्यूमंस हैव दैट ना, मतलब हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे ना, बैक ऑफ द हेड, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, और वो ट्रॉमा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वी इट्स नॉट देयर इन द। आप वो वहीं पे देखो कि वहीं वो वॉरफेयर है, एंड जस्ट टू फाइट द मोनोटोनिसिटी ऑफ वॉर, कि वो बोर हो चुके हैं या वो कुछ भी, मतलब वही डेली उनकी रूटीन होगी जो भी है, तो वो फार्मर के फार्म में जाते हैं एंड अपनी लाइफ रिस्क करके, उन्हें पता है वो बुलेट से फायर करेगा, बट फॉर देम इट्स अ फन गेम, और वो एंजॉय कर रहे हैं उसको होल हार्टेडली। मतलब देयर इज जॉय इन दैट मोमेंट ऑफ अ वॉर, बट जब पीस टाइम की बात आ रही है ना, तो सडनली ये पीटीएसडी वाला पार्ट जो है वो आ रहा है, कि व्हाट विल दे डू विद देमसेल्फ व्हेन all this is striped off from them, when the gun is taken, when the uniform is taken, so what would they be? ये अगेन एक रेफरेंस में दूंगा, जैसे द पैसिफिक अगर तुमने देखी हो, वो भी अगेन वर्ल्ड वॉर 2 पे ही है, सेम टाइम फ्रेम एज बैंड ऑफ ब्रदर्स, वो यूरोप में
दिखाया गया है ये वियतनाम में। ओके। तो उसमें भी सेम ऐसे ही बच्चे हायर हो जाते हैं हु इज एवर ओल्ड इनफ टू होल्ड अ गन। तो वो जब वापस आता है ना तो उसको बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, सो नहीं पाता है वो, रात रात भर उसके फादर सुनते रहते हैं उसे रूम के बाहर। फिर क्योंकि यू हैव टू गेट अ जॉब, अब बहुत खत्म हो गया, अब क्या करोगे, एक्ट लाइक नॉर्मल, गेट अ जॉब, गेट योरसेल्फ मैरिड, बेयर चिल्ड्रन, लिव अ लाइफ, फाइल द टैक्स। तो वो जब जाता है तो वो उससे पूछते हैं व्हाट आर यू स्किल्ड ऑफ, मतलब व्हाट कैन यू डू, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दैट। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको एकदम से उसको एंग्जाइटी कह लो या वो पैनिक अटैक कह लो आ जाता है, वो चीजें फेंक देता है वहां से और वहीं चिल्लाता हुआ चला जाता है, आई एम ओनली गुड एट फकिंग किलिंग द जैप्स, दैट इज व्हाट दे ट्रेन्ड मी टू डू, और वो चला जाता है। तो ये जो पीस टाइम का ख्याल ही उन्हें डिस्टर्ब कर देता है सोल्जर्स को आफ्टर सीइंग सच आफ्टरमैथ। वो उस एज में हम जिस चीज में ट्रेन हो गए वही है आई गेस। उस टाइम पे मेरे लिए मतलब मुझे पता नहीं था डिज़ाइन करके कुछ एग्जिस्ट करता है, बट मैं हमेशा से फोटोशॉप चलाता था, मैं अभी भी चलाता हूँ, मतलब मैं वही कर रहा हूँ। तो वो आई थिंक वो वाली एज में हमने जो कर लिया वही हम करते रहते हैं। दैट स्टेज विद यू, दैट स्टेज विद यू, लाइक फॉर्मेटिव ईयर्स है ना वो वाला जो टाइम है, स्कूल से निकले हो, अभी तुम दुनिया में एंटर कर रहे हो, यू बिकम एज अडल्ट। ये पॉइंट सही है क्योंकि जैसे आप कैट को देखो, कैटॉप्सकी जो भी उसका नाम रहता है मूवी में, जो शू मेकर कैट, हाँ, जो कि उनसे थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, वो एक तरीके से सेवियर ही होता है इन सारे बच्चों का, वही उन्हें सब चीजें सिखाता है वॉर में सरवाइव करना। उसका माइंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, ऑल्दो उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इशू रहते हैं, बट उसके पास आप देखोगे एक लॉन्गिंग है टू गो बैक टू हिज वाइफ, ऑल्दो उसका बच्चा तो नहीं रहता है, he has an idea। और जब पॉल बोलता है ना I'll meet you, तो वो बोलता है एक बहुत ही सोशल डिस्टेंस है तुम में और मुझ में, I'm a shoemaker and you are like you have money, you have like a good upbringing, you fucking go to and be do your graduation and be a graduate or else I'll shoot you right here, promise me when you go back you'll study। तो वो बहुत क्लियर है विजन में, मे बी ही इज, क्योंकि ये बात सही है, वो बहुत यंग एज है और वो चीज रह जाती है आपके साथ। हाँ वही ना, मतलब उस टाइम पे जो कर लिया वही कर लिया। able to overcome, but for other kids it's very hard, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद क्या करोगे, नई चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए भी ना, मैं अभी वो दूसरा एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं कोडिंग के कोर्स कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है मेरे से भाई। मैं बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ उसको करने के लिए, बट मेरे से नहीं हो रहा है, बट ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। हाँ। बाकी यार इस फिल्म को तो मैं मतलब दोबारा से देखना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी ड्रेन कर देती है ये मूवी। जो इमोशनल इम्पैक्ट होता है इस फिल्म के 2-2.5 घंटे का रन टाइम में, वो बहुत ज़्यादा है, और स्टन हो जाते हो आप, क्या हुआ तुम्हारे सामने। एक और चीज़ है, जो डायरेक्टर है वो पूरे फिल्म में पॉल का जो कैरेक्टर है उससे प्यार करवा देता है और एंड में उसको मार देता है। तो वो जो धक्का लगता है ना, वो बेयर नहीं कर पाते हो आप। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो अनकंफर्टेबलनेस वो बिल्ड करते हैं ना स्लोली। जैसे आप इतनी लंबी मूवी देखो ना जब, तो आपको एक वही है, एक रिलेशन हो जाता है आपको उसके साथ। तो आप कोई भी मूवी देख रहे हो या कुछ आप चीज देख रहे हो और आप उसको एंटाई वॉर कह रहे हो, सो जस्ट आप उसको ले लो और देख के चले जाओ, इम्पैक्ट ना बना पाए, तो आई थिंक वो फिर यूजलेस हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है व्हेन यू सी ना कि एवरीबॉडी डाइज, कैट डाइज, कैट डाइज यार। कैट मतलब हु सर्वाइव्ड ऑल द बैटल्स, मतलब काफी क्रिटिकल ऐसे स्टेजेस थे जहां पे कि यार वो मर सकता था बट वो नहीं, एंड ही सर्वाइव्स। वो फ्लेम थ्रोअर वाला सीन है, टैंक्स वाला सीन है, ट्रेंचेस में सब कैजुअलिटी भी संभालता है, सब करता है, एंड उसकी डेथ कितनी फ्यूटाइल है। ही इज किल्ड बाय अ 12-year-old बॉय जिसको वो अफेक्शन से देखता है क्योंकि उसका खुद का बेटा भी उसी एज का होता है, बट वो बच्चे के अंदर इतनी नफरत आ गई है बिकॉज ऑफ वॉर। और वो ना एक और चीज है, मतलब लेट्स डिस्कस दैट बॉय लेटर, फर्स्ट ये कैट की हम डेथ डिस्कस करते हैं कि उसको भी जब वो मतलब ही डाइज तो इतना डिस्डेन फील होता है आपको, डिस्कनेक्ट फील होता है, इरिटेशन की क्यों ही सर्वाइव्ड एवरीथिंग, हर जाने वाला था। उसके लेटर्स आते हैं, हमें पता है एक उसके साथ भी बॉन्ड बनता है, एंड आई थिंक द होल आइडिया इज टू मेक यू अनकंफर्टेबल।
हाँ, इट्स दैट ओनली यार, मतलब आप किसी दूसरे के लैंड में जाके उसकी चीज़ें चुरा रहे हो तो वो ऑब्वियस सी बात है नहीं छोड़ेगा तुमको, बट वो शूट कर दे रहा है वो बच्चा, दैट इज़ वन, नॉट वन स्टेप एक्स्ट्रा, दैट इज़ सेवरल स्टेप्स अबाउट बिल्कुल। द एक्शन दैट यू विल नॉर्मली टेक। तो और वो इसमें ना दो पार्ट लगते हैं, एक तो ये कि वो बच्चा सीख रहा है, उसको देखता है उसके फादर अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो अगर ऐसा होता है कि वो समझ रहे होते, क्योंकि रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप पढ़ो तो कहीं ना कहीं मुझे मे बी रेडिट पे या कहीं दिखाता है कि सिविलियंस एक्चुअली हेल्प्ड, उन्हें दिख जाता था, तो वो बाउंड्री जो थी बॉर्डर की वो इतनी ज्यादा हार्श नहीं थी, डिफाइंड नहीं तो थी। हाँ तो वो हेल्प भी करते थे एटलीस्ट फूड को लेके या इस चीज को लेके, जब उन्हें पता है कि द वॉर इज इन सच सच सिचुएशन। बट ये जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि बच्चा जो है वो देख रहा है कि किस तरीके का हेट्रेड है सोसाइटी में, उसके फादर को देख रहा है कि अब्यूजेस दो सोल्जर्स और वो उस पर फायर कर रहे हैं, तो उसको जस्टिफाइड लगता है ये चीज, ये करना सही है, मैं सही कर रहा हूँ। और दूसरी चीज जो मुझे लगती है ना कि वो बच्चा दिखाने का सेंस, इसने मतलब बड़ा भी दिखा सकते थे, कोई एडोलेसेंट्स भी दिखा सकते थे, बच्चा ही दिखाने का क्या पॉइंट था। तो वो मुझे लगता है कि दे समवेयर आर सोइंग द सीड्स फॉर द वर्ल्ड वॉर 2। ये जो नफरत थी दैट विल ग्रो अप, बिकॉज यही बच्चा ऑलमोस्ट उस एज का हो जाएगा पॉल और की एज का, व्हेन द वर्ल्ड वॉर 2 विल स्ट्राइक 43 में। or 43 men, he will be fighting again in World War 2 with the same grudge and everything कि नहीं we are good and हमें armistice sign करके ये हमारा लैंड था वो ले गए and we are like the Aryan race or whatever, और जो भी था उनको कैप्चर करने का आइडिया। एंड सेम ये मूवी जैसे वेस्टर्न फ्रंट पे बनी है, जर्मनी की जो कैजुअलिटीज हुई फ्रांस के साथ ऑन वेस्टर्न फ्रंट, द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड वाज फॉट इन वर्ल्ड वॉर 2 ऑन ईस्टर्न फ्रंट, and that became I think one of the most costliest and heaviest casualty war in military history। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखो तो रशिया और जर्मनी साइड से जो हुआ था बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। सो आई थिंक ये एक पीओवी रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि काफी बच्चा दिखाने का सिग्निफिकेंस यही है। हो सकता है, हो सकता है। इसका बॉर्डर का बोल रहा है ना, ईस्टर्न ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट में कुछ हुआ ही नहीं अल्टीमेटली, वहां पे लोग आए एक दूसरे को मारा वहीं रहे, और जो जैसा था वो वैसा ही था, कुछ नहीं बदला। अगेन शोइंग द फ्यूटिलिटी ऑफ इट्स, हाँ एग्जैक्टली, इट्स फ्यूटाइल, लाइक नथिंग, नोबडी विंस इन अ वॉर। और ये फिल्म अचीव करती है, मुझे लगा कि ये फिल्म का जो पॉइंट था वो अचीव हुआ है। बाकी इंटरनेट पे मतलब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि फिल्म इज़ नॉट रियल, क्या बोलते हैं, नॉट ट्रू टू रियलिटी और दिस दैट, इट डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट फॉर मी। लेकिन यार ऐसा क्यों है, मतलब वाई डू सम पीपल से दैट कि इतना इफेक्ट नहीं हुआ, या मुझे क्या वो चीज समझ में नहीं आती कि जब भी हम कोई चीज, जैसे लोग ये कमेंट्स लेके आते हैं कि इस टाइप का कुछ भी है, तो दो चीजें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए आई थिंक, कि वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेंच का साइज क्या था, वो कितनी फैक्चुअल थी, वो क्या था, वो हिस्टोरिकली या क्रोनोलॉजिकली कितनी करेक्ट है। ये एक फिलोसॉफिकल टेक है उस होल आइडिया ऑफ वॉरफेयर पे, और वो जो फिलोसॉफिकल टेक है वो एक किसी इंसान का, किसी ऑथर का आइडिया है जिसको आप अडेप्ट कर रहे हो इन मूवी में। तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि बुक से बहुत अलग है, तो हो सकती है क्योंकि वो उनका टेक था, ये इनका टेक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो पॉइंट निकल के आ रहा है, देखो पॉइंट सेम है, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई बोल रहा है इनफेक्टिव है या ये है। यू हैव टू अप्रिशिएट द आइडिया ऑफ अ पर्सन कि वो उस आइडिया को कितना वेल प्रेजेंट कर रहा है। वो एफर्ट जो है आई थिंक इट गोज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। आपको अगर आप उस मूवी को वाकई टाइम दो या सेकंड टाइम देखो, बिकॉज ना फर्स्ट टाइम यू ऑलवेज जज थिंग्स, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लग जाती हैं फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में मतलब मेरे पास एक्चुअली गुड मूवीज की जो लिस्ट है ना, जो मुझे लगता है कि यार नहीं वर्थ वॉचिंग है, पहली तो ऑफकोर्स कई तो पहले बार में ही अच्छी लगती है, बट जो होती है ना कि नहीं यार बहुत ही सेंसलेस था, बहुत ही ज्यादा, इट ग्रोज ऑन यू, जैसे एक्वायर्ड टेस्ट नहीं होता। पल्प फिक्शन हो गई, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन हो गई, आपको लगता है क्या सेंसलेस चीज देख ली, एंड पर्सपेक्टिव किसी का समझना इज वेरी टफ। यू नीड टू टेक योर टाइम बिफोर जजिंग, बट ठीक है अब लोग हैं और डिजिटल मीडिया है तो मेरे कहने का मतलब एकेडमिक सेंस तूने बोला वो एकदम सही बात है, और मेरे कहने का मतलब था जो फिल्म मेकिंग सेंस भी होता है ना,
फिल्म में क्या है, तो आपके पास ट्रोप्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, कैमरा वर्क है, साउंड डिज़ाइन है, राइट, म्यूज़िक है और एक्टिंग है, वो सब स्क्रीन राइटिंग है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप एक स्टोरी बता रहे हो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, एंड आई एम लाइक इट इज़ इफेक्टिव, लाइक जस्ट वॉच द मूवी, नो डोंट टेक इट वेरी, जो सिनेमा का एकेडमिक नेचर है, डोंट टेक इट लाइक दैट, जस्ट वॉच इट विदाउट एनी जजमेंट कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर का जो विजन था उसने वैसे बनाया है एंड इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स। मुझे तो वर्क करता हुआ दिखता है, क्योंकि आप ना अमेरिकन मूवीज देख देख के यूज टू हो जाते हो उस तरीके के डायरेक्शन से। जब भी आप अगर स्विच करो टू ईस्टर्न साइड ऑफ गुड सिनेमा, या फिर आप इंडियन गुड सिनेमा ही बात करो, तो आप यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनकी कुछ कल्ट मूवीज देखो, भले ही वो पुराने जमाने की हो, जाने भी दो यार हो, या इस टाइप से चश्मे बददूर हो गई, या आप थोड़े इस तरफ जाओ, अकीरा कुरोसावा की देखो या स्पेनिश मूवीज देखो, तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा हॉलीवुड से डायरेक्शन। आपको ना ऐसा लगेगा कि यार ये बिल्ड ही हो रही है चीजें, या फिर वो पंच नहीं आ रहा, बट बिकॉज आप यूज टू हो गए उस तरीके से कि अब कुछ आएगा, वो नहीं आता तो आप बोलते अरे नहीं नहीं, नहीं सही नहीं है। वो चीज जो है आई थिंक विद टाइम ही आती है एंड इट ग्रोज एक्चुअली। हाँ, मे बी अभी शायद पर्सपेक्टिव का तो ऐसा ही है कि आप आज जो चीज देख रहे हो आपको अच्छी लग रही है, आपको शायद 2 साल बाद नहीं लगे, नहीं अच्छी लगी। बट ये काफी मैच्योर फिल्म है, मतलब मैच्योर फिल्म है। हाँ, इसको आप अगर किसी बच्चे को भी दिखा दो तो वो टफ है। पहली चीज तो वो मतलब इतनी कंफर्टेबली नहीं ले पाएगा, और अगर आप किसी बड़े को भी दिखा दो ना तो वो भी यही कहेगा कि यार बहुत ही इसमें पॉइंट की बात कही है, मतलब ये चीज दिखा पाना बहुत टफ है, क्योंकि आप जो चीज बोलते हो ना उस चीज को, कई चीज आपके मन में होती हैं, आपको पता है भी है सही है, बट सही तरीके से बता देना, सही तरीके से बताना, ये फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। इसको जितने भी स्टेट्स के लीडर्स हैं ना उनको बैठ के देखनी चाहिए, थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। और जर्मनी में ही काफी हेट्रेड मिला है, मतलब नो डाउट मिलेगा ही, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास ये नेशनलिज्म का आइडिया है और उनको लगता है कि अरे नहीं ऐसे कैसे, हमने ऑलरेडी वैसे इतना जर्मनी डिस्ग्रेस सा है World War II हार के, और ये वो, और ये बताओ हमारे ही फादरलैंड के लोग हैं जो हमारे ही खिलाफ लिख रहे हैं। हमारे इंडिया में भी काफी जर्नलिस्ट लोग नाम पसंद करते हैं कि अरे एंटी नेशनल हो गए हो आप। भाई कोई इंसान अगर आपको आपका बुरा दिखा रहा है तो वो एंटी नेशनल थोड़ी हुआ, यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि आप उस चीज को ठीक कर सको। तो सेम वो जर्मनी में भी कुछ लोग इसको बहुत हेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज, अरे अगर आप कमियां बता रहे हो, अगर आपको कमियां पता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसको ठीक कैसे करोगे? सही बात। और अगर कोई बता रहा है तो और तुम उसको एंटी नेशनल बोल रहे हो, इसका मतलब तुम खुद एंटी नेशनल हो यार, क्योंकि तुमको तुम्हारी जो कमियां है उसको ठीक ही नहीं करना है। हाँ, वो देखो कोई तो बताएगा, मतलब इसका मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। जैसे आज भी एक फेक जिंग्विस्टिक नेशनलिज्म आइडिया में नहीं रहते हैं हम, कि कई लोग बोलते हैं कि अरे इंडिया को पहले कोई नहीं जानता था, 2014 के बाद देखो सब जानते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो बूस्ट करने का है, ये बूस्ट बहुत अच्छा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, इससे आप काफी चीजें कर सकते हो, आप इससे सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हो, आप उन्हें बूस्ट कर सकते हो टू डू थिंग्स टू सर्व नेशन इन वेरियस वेज बाय पेइंग टैक्सेस, बीइंग गुड टू एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक क्रॉप्स, फॉलोइंग रूल्स, व्हाटएवर। लेकिन इसका जो बैड पार्ट है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जर्मनी, और उसमें यही हुआ। और उसने पहली बार भी गलती की, वो नहीं सीखा, उसने दूसरी बार भी गलती की, और वो जो आइडिया था कि वहां कोई भी गलती मानने को तैयार नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे हिटलर भी तैयार नहीं है, उसको इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई आए और मुझे मारे एंड देन ही डज सुसाइड। और आप उसमें देखते हो कि एक बैंड ऑफ ब्रदर्स का ही एक सीन है जिसमें वो सोल्जर फ्रस्ट्रेट हो गया, वो अपनी भरी जवानी में, यंग 20s में, अपनी पढ़ाई छोड़ के, फैमिली छोड़ के एक ऐसे देश में पड़ा हुआ है जिसमें उसको कभी कोई काम नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ से भेज दिया जाए कि जाओ यूरोप में वॉर लड़ने, मुझे क्या लेना देना कि यूरोप जीते, कौन किसका बॉर्डर है, भाई मेरी फैमिली इंडिया में। और वो अपना सब कुछ वेस्ट कर रहा है, उसने कलीग्स मरते हुए देखे, उसने खुद क्लोज डेथ एनकाउंटर्स देखे, और अब उसको न्यूज मिल रही है कि हिटलर हैज किल्ड हिमसेल्फ। तो वो बैठा है वहां पे और वो सोचता है कि दैट बास्टर्ड शुड हैव किल्ड हिमसेल्फ 4 years ago. Fucking wasted my life. Fucking wasted the time of my life. Fucking wasted everything, every resource on this earth. So many deaths, so many lives. और वो फ्रस्ट्रेशन में फिर चिल्ला रहा है, वो जो prisoner of war है उनको लेके जा रहे हैं, और वो of course they don't understand English.
the Germans don't understand, the Englishmen don't understand German. जर्मन बट वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला रहा है, उसका कलीग बोलता भी है ब्रो सिट डाउन, मतलब जस्ट चिल, वो बैठता है, बट वो इमोशन इतना हावी हो जाता है, yells again, and then the scene just dies out. और वो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है यार, आप सोचो कि ये मतलब वो जो मेमोरी है वॉर की, वो उसके साथ पूरा जीवन रहेगी, इतनी कैजुअलिटीज हो गई, क्यों? बिकॉज हिटलर हैड गॉट दिस आइडिया ऑफ कि हम जो है Fatherland पावरफुल, हाँ, एंड एक नेशनलिज्म का ही आइडिया था ना, हाँ नेशनलिज्म का ही आइडिया है ये, and ये अल्टीमेटली यार सी से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक पर्टिकुलर रेस का डोमिनेंस ला के वो वाइप आउट करना, मतलब आप देखो तो वो कहीं ना कहीं आज भी इफेक्ट में है। वहां से जो ज्यूस का वो उनको सेफ ग्राउंड दिया यूएन ने, तो उनको उनसे पूछा भाई कहाँ लोगे, तो उनको यहाँ दे दिया, तो आज आप मिडिल ईस्ट की हालत देखो तो तब से हाँ वही बट एनीवे, हाँ इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हम बात कर रहे हैं ना, वो एकदम एप्ट है, और वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड दिस दैट वो हम आज भी देखते हैं। अल्टीमेटली एट दिस पॉइंट इन 2024 इज़राइल जो कर रहा है, राइट, वो शायद इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको सच में वो नेशनलिज्म वाला जो आइडिया है वो सच में उसकी तरफ एम कर रहे हैं वो लोग। बट बाकी दुनिया में जो है ना, रशिया में, यूएस में, इंडिया में, आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड टू नेशनलिज्म बिकॉज इट इज़ बीइंग परपेट्रेटेड बाय द पीपल हु आर एट द टॉप। बिल्कुल उनको नेशनलिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपना पावर होल्ड करके रखना है, दैट इज द ओनली आप थिंग। अगर देखो कि अमेरिका भी क्यों एंटर किया, उसको तो पहले से पता था कि कैजुअलिटीज हो रही हैं यूरोप में। When Germany started attacking via submarine American merchant ships, तब उसने डिसाइड किया वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर करने का, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी वो अपना बैठा था आराम से। जब पर्ल हार्बर हुआ तब उसने डिसाइड किया कि अब मैं करूंगा। तो ये जो टॉप लेवल पे आप देखते हो ना, आउटसाइड योर बॉर्डर जब वो होता है तो आपके वो नेशनलिज्म का आइडिया आ जाता है। बट आप अगर कहीं सोचो कि आपके विद इन द नेशन जो गलत हो रहा है, जो कि अब हम पीस टाइम की बात कर रहे हैं, जो कि बाकी नेशंस की बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात नहीं करते, तो क्या वो नेशनलिज्म नहीं है? आपने 1984 अभी 31 अक्टूबर को ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी गई है, आप एक अगर डॉक्यूमेंट्री देखो, द कॉर्स ऑफ दिल्ली, कौर जो सरनेम होता है सिख लोगों में, सो उसमें जो भी मेल्स डिमाइस कर गए, उनकी फैमिली में जो फीमेल्स थी, उन्होंने काफी क्लोजली देखा था कि उनके परिवार वालों को जिंदा जला दिया या स्ट्रीट पे उनको अटैक करके मार दिया आफ्टर द 1984 डेथ ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो उन्होंने जो वही एज थी पॉल वाली मूवी में, 16 से 18 वाली, सो दे डिसाइडेड टू गेट रिवेंज, और उनको उनकी शक्लें पता थी, एंड ऑल दे वांटेड वाज देम टू डाई। तो वो गलत ऑर्गेनाइजेशंस में भी आई, उनको फिर जेल जाना पड़ा। अब वो काफी बड़े हो गए, लाइक 40s में हैं, 50s में हैं, अब वो बेल में कभी जेल के बाहर रहते हैं, नहीं तो जेल में रहते हैं, बट उनको जस्टिस नहीं मिला है ईदर वे। ना वो उन गैंग्स के थ्रू उस इंडिविजुअल को मार पाए, ना वो कोर्ट कचहरी के थ्रू कभी उन्हें बिहाइंड द बार्स भेज पाए कल्प्रिट्स को, जिनने उन इनोसेंट 6 को मारा था जस्ट टू टेक रिवेंज। तो अब और उनके आस पड़ोस वाले ही और हम जैसे लोग ही, क्योंकि वो उनको जेल में जाना पड़ता है, पेशी देनी पड़ती है, तो उनको टेररिस्ट बुलाते हैं वेस्ट दिल्ली में, या कि यार ये वो टेररिस्ट हैं, ये इनके आगे जेल जाते हैं, इन्होंने ये वैसे काम कर रखे हैं। तो क्या वो टेररिस्ट हैं? वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उनका आइडिया जो है टू गेट जस्टिस विद इन देयर ओन नेशन, जहां पे कि वो एक पीसफुल फैमिली थे, नेशन सर्व कर रहे थे, कहीं कुछ हुआ किसी इंडिविजुअल से जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू दैट रेस, तो उनको हार्म किया। तो ये बहुत ही ब्लैटेंट चीज है नेशनलिज्म जो है ना, मतलब ये वही है जो आपके टॉप पे है ना, वो दे ट्वीक यू, दे मूव योर हार्ट टू प्ले द पार्ट, अदरवाइज सब चंगा सी। ये तो फिर हम ट्रकलोड ऑफ अगर हम सोल्जर्स उसमें अंदर जम्मू अंदर कश्मीर सीप में करते मरे हैं हैं। ना, हाँ, अगर हम अंदर अंदर सीप करें, नेशन को देखें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडिया, इफ यू लुक एट एनी नेशन, बाहर का तो वो बाहर जो हो रहा है उसको यूज़ करके नेशन के अंदर अंदर आपको ऐसे बोलेंगे हम तो दुनिया में राज कर रहे हैं, हमारा तो ये, हमारा तो ये देखो। बट नेशन के अंदर क्या बोल रहे हैं कि वो देखो वो तुम्हारे जो पड़ोस में वो स्टेट है उसके लोग देखो कैसे से हैं, वो देखो गलत कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून खौल उठता है कि अरे हमारा देश तो इतना दुनिया में फेमस है और ये लोग हमको फिर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, दिस इज द वे दे मेक पीपल फाइट विद ईच अदर एंड कीप देयर पावर।
Old men of the society sacrifice the young souls for the few yards of land. Oh my God. जब भी आप देखो अगर, तो क्योंकि वो खुद नहीं लड़ सकते, और दे स्टीयर योर हार्ट्स इन अ डायरेक्शन, और अल्टीमेटली उसका जो आउटकम होता है वो इतना ग्रेव होता है कि सेंचुरीज याद रखती हैं जब आप उससे जो सीख लेते हो. और आई थिंक नॉट जस्ट जर्मनी बट पूरी दुनिया ने ये सीख या सेखत ली थी उससे. हाँ. और ये बात अच्छी है कि इस तरीके की मूवी बनी है और बनती रहे ताकि हमें वो सेखत याद रहे. बिकॉज लाइक जैसे वो नहीं कहते डॉग ओनली रिमेम्बर्स व्हाट्स ईटिंग राइट नाउ. मतलब क्या कोट है यार, मैन हु डज नॉट रिमेम्बर हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इटसेल्फ. वही वाली चीज है. और ये जो बूस्ट करके इस तरीके से वॉरफेयर में जाना इतने बड़े स्केल पे जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हुआ है, इसके ऊपर हजारों टीवी सीरीज, हजारों मूवियां बन गई है ना, सौ नॉवेल्स लिख ली, कई पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के, और सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं. आप अगर देखो आपको बस देखने का वो है. अमेरिकन मूवीज, वो स्वीविंग प्राइवेट रायन, इट्स नॉट रियली एंटी वॉर मूवी, इट्स प्रो वॉर मूवी यार, एट द एंड ऑफ द डे. हाँ, लेकिन जो देखो कैजुअलिटी फ्रंट जब भी दिखाते हैं, अगर डी-डे भी दिखाते हैं तो ठीक है, उनको ये तो दिखाते हैं कि यार वो वहां से आर्टिलरी फायर हो रही थी, बट जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इमोशन तो सेम है ना. इमोशन डी-डे के इस तरफ भी सेम थे, उस तरफ भी सेम थे. कैजुअलिटी जब होती है तो वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते. अगेन जब ह्यूमन इमोशंस की हम बात करेंगे ना, तो वो तो यूनिवर्सल है यार. और ह्यूमन इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, सो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि वॉर में क्या हो रहा है, एक तरीके से आप बहुत प्राउड हो कि हाँ हम जाएंगे, और फिर बट जब एक्चुअली में देखते हो तो तुमको नहीं चाहिए वो चीज़. जो पॉल के साथ होता है, उसके दोस्तों के साथ होता है, उनको नहीं चाहिए. तो ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस एवोल्यूशन दैट व्हाट हैज़ गॉट इनटू अस, व्हाट द नेचर हैज़ पुट इनटू अस, कि एक पर्टिकुलर चीज़ के हम वो डेथ और वो सब देख के इतना हमारा जो आइडियाज़ हैं, जो कि सिंथेटिक आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड वट एवर, उसको हम इमीडिएटली अबैंडन कर देते हैं. व्हाट इज दैट? इसी में अगर आप वो एक जो आर्मिस्टिस ट्रीटी साइन करता है डेलीगेट, मुझे अगर देखा जाए तो वो असली हीरो है पूरी मूवी का, बिकॉज़ ही इज एक्चुअली वर्किंग फॉर पीस. तो वो एक डायलॉग बोलता है कि जब उसको बोलते हैं फ्रेंच जो हैं, उसको काफी 3 या 4 पन्ने का 72 कंडीशंस देते हैं जर्मनी को फॉर द आर्मिस्टिस. तो वन ऑफ द डेलीगेट, जो कि आई थिंक कोई काफी कर्नल वगैरह की रैंक का होता है, वो बोलता है दिस इज नॉट वर्थ इट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. मतलब इनके आप कंडीशंस देखो, दे आर आस्किंग फॉर आवर ट्रेन्स, बैरिक्स, एम्यूनिशन, लैंड, एंड दिस इज कंप्लीटली नॉट वर्थ इट. तो वो जो बंदा रहता है, अर्सबर्गर नाम रहता है शायद उसका, जो आर्मिस्टिस ट्रीटी के लिए करता है एफर्ट, वो बोलता है आई हैव सीन माय सन डाई and trust me, all this proud and everything, it's not worth it. और फिर वो चुप हो जाता है. हाँ, वो तो बोलता भी है ना ये 40,000 kids are dying every week. every week. ये क्या नंबर है? 7 दिन में 40,000 जर्मन बच्चे मर रहे हैं. और बच्चे किस तरीके की डेथ मर रहे हैं. मतलब आप एक सीन उसमें आता है जिसमें कि ना एक उनका प्लेटून जा रहा होता है कहीं टू गेट देमसेल्फ इन कनेक्शन विद एडजेसिंग ट्रूप, और वो वापस नहीं आता है, जिसको देखने के लिए पॉल एंड कैट वापस सब लोग जाते हैं कि वो रह कहाँ गए. तो वो एक गैस के पास पहुंचते हैं जहाँ पे कि कुछ गैस लीक हुई होगी, उन लोगों ने मास्क लगाया होगा, बट दे वर ऑल टू यंग टू गेट दिस आइडिया कि वो थोड़ा ध्यान से रहें. वो खत्म हुआ, उनको लगा नहीं ठीक है हम सांस ले पा रहे हैं, सबने मास्क हटा दिया, एवरीबॉडी डाइज. That's so stupid bro, that scene मतलब ऐसे हिला दिया था मेरे को उस scene. मतलब वो किस लिए मर गए? वो एनिमी से भी नहीं लड़े, वो इस आइडिया के पीछे ही तो मर गए नेशनलिज्म के आइडिया के पीछे. कुछ नहीं किया उन्होंने. आप भी आज, मैं अगेन नहीं करना चाहिए, इंडिया पे नहीं आना चाहिए, बट आप देखते हो ट्रक लोड ऑफ सोल्जर्स मर जाते हैं. एक सोल्जर के बनने के पीछे कितना एफर्ट जाता है इंडिविजुअल का, फैमिली का.
एक इंसान के बनने के पहले यार एक बन एक पीछे। इंसान बनने के पहले फिर आप सोचते हो इंसान सोचता है कुछ कि मैं ये करूंगा, फिर उस आइडिया के पीछे वो चेस करता है, वो अटेन करता है, वो जाके सर्व करता है, ना ट्रक लोड ऑफ दैट पीपल जस्ट डाइज, जस्ट डाई और आपके लिए वो क्या है, एक न्यूज ऑफ द डे है, एंड एंड यू फॉरगेट एक अबाउट आइडिया इट। ऑफ नेशनलिज्म ही तो है ही है एक तरीके का। बड़ी स्ट्रेंज चीज है। स्ट्रेंज तो है इसके यार, मतलब, और हमारे जैसे लोग हम सिर्फ इस बात को लेके इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं बिल्कुल होता, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड समवन, बात करके तो नहीं होगा, बॉर्डर सिक्योर, हाँ सोल्जर्स तो चाहिए, बट किस लेवल तक आपको उनको मोटिवेट करना है, ये सेंस जो है ना, आपके जो डेलीगेट्स हैं स्पेशली जो जो पावर में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जब वो हैं, वो ही ड्राइव करते हैं ना बेसिकली, तो बिकॉज द वॉर इज ऑलवेज फॉट फ्रॉम देयर, इन्फेंट्री तो जस्ट इट एग्जीक्यूट्स व्हाटएवर यू थिंक, उनका ये चीज का समझना बहुत जरूरी है। हाँ यार, सी into- ये जो मैं बहुत सोचता हूँ इस बात को कि जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग, these guys should be pragmatic enough and smart enough to talk to the leaders of other countries and come to a conclusion that is beneficial for all. We should not fight with each other, क्योंकि फिर हमेशा यही रहेगा ना कि अरे उसने हमारे ऊपर बम फोड़ा तो फिर हम क्या करेंगे। और इस और चक्कर अभी में वो हमारा चाइना के साथ हुआ, अभी दोनों साइड्स ने अपने कैवलरी अपनी पीछे ले लिए हैं, वो काफी अच्छा है। आई थिंक That's a इट्स अ good वेरी thing, गुड yeah. एग्जांपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, Yeah, हाँ, मतलब यहाँ पे bureaucracy. ही तो काम होना चाहिए, हाँ वही होना बिकॉज यू आर चाहिए। एक्चुअली सेविंग सो मेनी सोल्स Yeah. जो आपको पता नहीं है। अल्टीमेटली यार नेशनलिज्म, पैसा और ये सब नहीं मैटर करता है, इंसान की ज़िंदगी मैटर करती है यार, वो क्यों आया है इसमें। हम बस ये बोल के छोड़ देते हैं कि अरे उसने तुम्हारे लिए ज़िंदगी दी, उसने ज़िंदगी दी है, उसका क्या, उसके बच्चे का क्या, उसकी बीवी का क्या, उसकी माँ का क्या, आर यू थिंकिंग अबाउट दैट, राइट। वही है, एंड दिस फिल्म आई थिंक अचीव्स दैट, वो हमको रियलाइज़ करवा देती है इट्स फ्यूटाइल, इट्स पॉइंटलेस। बहुत सारे पॉइंट्स पे, मतलब इतने उस पे मोड है ना, मतलब कि आप सोचोगे कि जितने हमने डिस्कस किए, पीपल माइट बी थिंकिंग कि अगर कोई देखता है कि यार ये तो स्पॉइलर हो गए ऑलमोस्ट, इसके अलावा और आपको ऐसे 10 पॉइंट मिल जाएंगे उसमें ना, जब वो प्रूव करेगी आपको बार बार कि ये देखो, अच्छा ये भी कन्विंस लग रहा है, ये देखो कितना फुटाइल है वो। जब आपको इस इन कैरेक्टर्स के साथ जो हमने डिस्कस किए, देयर आर मेनी, उसमें एक जादन करके होता है जो वुंडेड रहता है, आपको लगेगा अगर आप उससे कनेक्ट कर गए तो, अगर आप कैट का डेथ वाज सो, ऐसे हिला दिया था मेरे को, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो वो एक्सपेक्ट चीज। नहीं करते हो, हाँ क्रेजी। एक चीज है, जैसे एक वो लास्ट सीन है जब आई थिंक वो जनरल उन्हें बोलता है ना कि जो आर्मिस्टीज साइन होने के बाद वो सुसाइडल मार्च पे भेजता है उन्हें कि कोई बचता तो है नहीं उसमें, पॉल भी नहीं बचता, तो उसमें ना दिखाते हैं ट्रायल स्टैंड पे मे बी वो पिग है या पता नहीं क्या है, वो मुझे सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आया उस सीन का। मे बी कभी देखो तो देखना, मुझे भी, मैंने मतलब मुझे ध्यान आ गया, तो वो दिखाते हैं कि जनरल उन्हें बोलता है कि वी आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स देम विद द वन फाइनल स्ट्रॉन्ग ब्लो बिफोर द आर्मिस्टीज इज साइंड, देयर इज स्टिल 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर लेफ्ट, और उसमें एक सीन आता है, पॉल एंड एवरीबॉडी इज क्यूड अप, वो कमांड का वेट कर रहे हैं, फिर वो अपने नाइफ लगाते हैं गन के आगे, एंड देन दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द फ्रेंच ट्रेंचेस, और उसमें वहीं पे सीन कट होता है और एक ट्राइपॉड पे एक पिग दिखाते हैं, मे बी वो उसको स्लॉटर करके दे वर अबाउट टू ईट एंड एंजॉय पोर्क, या पता नहीं, वो उसका सिग्निफिकेंस मुझे क्लियर ही नहीं हुआ कि क्यों दिखाया है, मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि वो है क्या, बट फ्रेंच साइड पे वो रहता है, पिग रहता है, नहीं जर्मन साइड पे रहता है, हाँ, एम्प्टी रूम, ट्राई स्टैंड है आयरन का, और उस पे वो पिग टंगा हुआ है। ओके, मुझे याद नहीं वो दिखाता है, फिर वो सीन वापस स्विच हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आया। जर्मन कुछ कल्चरल कुछ होगा, या मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक मैं देखूंगा तो शायद मुझे समझ में आए। हाँ, एक बार देखना। बट गुड मूवी, मल्टीपल वॉच है, मतलब मुझे तो सीरियसली लगता है भाई, जितने भी लीडर्स हैं ना, वो कौन है इजराइल का प्राइम, इरोडगन, उसको इरोडगन नहीं, वो तो टर्की का है, नेतन्याहू, उसको बैठ के देखनी चाहिए ये मूवी। आप जो कर रहे हो वो मल्टी जनरेशनल वॉरफेयर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब
आपने सद्दाम को वहां से हटाया विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, आपने गद्दाफी को हटाया, एंड ऑल दीज पीपल वर स्ट्रांग इनफ टू कंट्रोल दिस atrocities by इजराइल. सऊदी और मतलब ईरान तो फिर भी कुछ एफर्ट ले रहा है, बट ओवरऑल जो एक सीन है कि नोबडी इज कमिंग टू देयर एड, वो अगर होते तो सीन बहुत अलग होता. विद देम इन मिडिल ईस्ट इस तरीके से नहीं हो पाता कि वन साइडेड. यूएन की अभी रिपोर्ट आई है कि द गाजा पे जो भी इजराइल ने वॉरफेयर किया, इट इज अ क्लियर जेनोसाइड अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन. हाँ, मैंने भी देखा. नहीं तो रहता है कि वहां पे उनके टनल्स हैं या ये हिडन है, लेकिन आप कैजुअलिटीज देखो तो सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन की आती है, और सब चुप ही बैठे हैं उस पे, कोई कुछ नहीं बोल रहे. हाँ, उसका ये एंड नहीं होगा ना. मतलब इसमें भी जैसे जो लोग रह गए तो उनका क्या एम है लाइफ का? बहुत अच्छी जॉब ले लें, कि स्टार्टअप कर लें. एक मूवी दो इजराइली सोल्जर भी मालूम है, बस उनका हर बच्चे का वहां यही एम है. और बहुत ही कम वो आइडिया ऐसे रखेंगे या उनको गाइड कर पाएंगे कि यार नथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. इतने जनरेशंस में नहीं आया. वो एक अपना बॉर्डर डिफाइन नहीं किया इजराइल ने आज तक. इट कीप्स ऑन एक्सटेंडिंग. अगर आप चलो वहां पे एज अ रेफ्यूजीज या एज अ वॉर के बाद सेटल होने ही आए थे, तो आप अपने एक बॉर्डर भी डिफाइन करते. मतलब ठीक है, यूएन ने दे दिया, पैलेस्टीन वाज ऑलवेज अगेंस्ट इट, बट एक रेजोल्यूशन से अगर बॉर्डर डिफाइन हो जाता तो चीजें हो जाती. बट ठीक है, नहीं हो पाई. बट उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि दे हेट देम टू द कोर, बट व्हाट दे आर डूइंग इज अगेन सोइंग द सीड्स ऑफ हेट. अगेन 1000 ईयर के बाद फिर से होगा, हु नोस. मुझे समझ ही नहीं आता है. तो है यार, मतलब इंसेंडियस करके मूवी है. देखी है मैंने, काफी पॉइंट फक है वो. इंसेंडियस में भी तो बच्चे स्टार्टिंग में रहते हैं ना. हाँ, उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके आसपास वॉर चल रहा है, उनके जो भाई दोस्त वगैरह हैं वो मर रहे हैं. उसको क्या 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 सीखेगा वो? उसको तो रिवेंज ही लेना है ना, अगर वो बच गया और बड़ा हुआ. तो इट्स सेम शिट ओनली. हम लोगों ने वो नहीं किया फालतू की, हम फिल्म मेकिंग में नहीं घुसे. हाँ, मतलब वो तो देखो मेरा फोर्टे है भी नहीं. मैं तो सोच रहा था तुम बताओगे, और जितना था उसमें मुझे लग रहा था, मैंने जो कैप्चर किया ना वो यही था कि ब्यूटीफुल शॉट्स, जिसको तुमने सही कहा ना कि कहीं भी पॉज कर लो तो एक, अगर मैं आज नहीं मतलब बहुत पहले जैसे जब हम गेमिंग वगैरह करते थे तो एक वो नहीं रहता था वॉलपेपर कुछ उस टाइप के लगाएं, काफी अच्छे वॉलपेपर्स निकल के आ सकते हैं उसमें से. वर्ल्ड वॉर 1800s के ट्रक्स के जो पीछे वाला पीओवी है, सोल्जर्स रशिंग टू अ बैटलफील्ड, या फिर ब्लडीड स्टेन्स ऑन यूनिफॉर्म. ट्रेन मुझे काफी अच्छी लगती है. मतलब वो जैसे आप देखते रहते हो ना मूवी, तो एकदम रश में है, फिर एकदम से जब वो ट्रेन और वो डिस्कशंस वाले सीन आते हैं ना, थोड़े सूदिंग है, ब्रीदिंग स्पेस मिलता है थोड़ा सा. Otherwise आप always you're on the edge of your seat. हाँ, and this film actually manages to do that for the entire fucking 2.5 hours. पूरा आखिरी में तो वो एंड में तो माय गॉड, ये अचीव करना ना, ये वाली फीलिंग. क्या होता है, तुम जैसे पुष्पा टाइप मूवी है, उसमें आपको उसने हाई पे ले गया और फिर छोड़ दिया, तो वो जो हाई है ना वो धीरे धीरे नीचे चले जाता है. बट दिस फिल्म टेक्स यू देयर एंड कीप्स यू देयर फॉर 2.5 hours. और मुझे तो ना बेस्ट ये लगा कि जो जर्मन एक्सेंट है ना, आप कुछ चीज है वो एग्रेशन नहीं ला सकते. आप वो एक्सेंट सुनो ना, इट्स हार्श. जर्मन एक्सेंट इज हार्श. वो वैसा नहीं है कि bro get me a cup of tea, let's charge towards them soldiers, और ये सब आपने सुन रखे. वो उनका जो भी एक्सेंट है ना, आप पढ़ तो सबटाइटल ही रहे होते हो, बट वो जर्मन एक्सेंट बड़ा हार्श है. वो फील आता है. हाँ, 9. Oh, that language, that entire community is like that only. They are very cut to cut. वो जब पॉल दिखाता है ना, वो स्टेयरकेस पे कुछ अपना गॉसिप करते रहते हैं, तो वो जो उनको स्पीच दे रहा रहता है फादरलैंड के लिए, कि वो कुछ बोलता है उन्हें, सबटाइटल्स में तो यही लिखा आता है लिसन अप बॉयज, और बट वो जो बोलता है वो जर्मन में भाई फील आ जाती है. अरे कन्विंस हो गया था मैं कि मैं भी जाता हूँ. हाँ. नेक्स्ट क्या सीन है मेरा? मैं कुछ देर काम करूंगा, फिर